Good morning, students. Welcome back. Today we are continuing with our chapter National Income and Related Aggregates. It is our fourth video of national income and related aggregates with its basic concepts. So today we are going to start from the new topic, which is circular flow of income, especially in two sector model. So what is circular flow of income? First we need to understand a circular flow of income refers to flow of income across different sectors of an economy in a circular way. सिंपल वर्ड में अगर हम कहें कि एक इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, फर्म सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर हो, ये चार सेक्टर होते हैं मेनली. लेकिन जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल की बात करते हैं तो उसमें केवल दो ही सेक्टर होते हैं. एक कंज्यूमर सेक्टर जिसको हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं, दूसरा एक प्रोड्यूसर सेक्टर जिसको फर्म सेक्टर कहते हैं. तो जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर इनकम का फ्लो होता है वो एक सर्कुलर मैनर में होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में होता है और वो कभी रुकता नहीं है, क्योंकि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होता है और फिर वो फिर एक्सपेंडिचर करता है, फिर दूसरे की इनकम बनता है. तो इस तरह से ये जो एक प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली सर्कुलर फॉर्म में चलता रहता है और इसी सर्कुलर फॉर्म ऑफ इनकम को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं. अब यहाँ पर हमें टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल को समझना होगा कि टू सेक्टर क्या है और कैसे ये काम करता है. सो हाउस होल्ड आर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दे प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज इन फॉर्म ऑफ लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप टू द फर्म्स. Income is generated in production units in the value of total final goods and services produced in the economy. देखिए जो हाउस होल्ड्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो क्या है एक्चुअली ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि जो प्रोडक्शन के लिए हमें फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करेगा. अब बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चार फैक्टर्स की हम बात करते हैं. तो प्रोड्यूसर को ये चार फैक्टर्स कौन प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर. इसलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर से ये जो नीचे वाला एरो जा रहा है फर्म सेक्टर की ओर, जिसमें वो क्या लिखा है? फर्म सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज. अब ये फैक्टर सर्विसेज का मतलब है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर. किसको? फर्म्स को. ठीक है. अब बदले में फर्म्स वापस इनको क्या करेगा? जो फैक्टर सर्विस लेगा उसके बदले में फैक्टर को पेमेंट करना पड़ेगा. जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमें लैंड के लिए हमें रेंट देना पड़ता है, लेबर के लिए हमें वेज देनी पड़ती है, कैपिटल के लिए हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमें प्रॉफिट देना पड़ता है. तो ये चारों जो रिटर्न हैं फैक्टर, जिसको हम फैक्टर पेमेंट भी कहते हैं, वो मूव करेंगे फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर. अब दूसरी देखिए, फर्म्स जो है वो क्या करती है? जो फैक्टर सर्विसेज है उनका यूज़ करके प्रोडक्ट तैयार करती है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है. अब वो गुड्स का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर गुड्स का फ्लो होगा. तो यहाँ हम देख सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज इज़ फ्लोइंग फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड सेक्टर. अब जब वो उनको गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को, तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? उनके लिए पेमेंट करेगा. यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर की जो स्पेंडिंग है वो कहाँ से कहाँ जाएगी? वो हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर की ओर जाएगी. तो कहने का मतलब यहाँ पर दो तरह का फ्लो हमें देखने को मिलता है. एक तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो और एक होता है इनकम या स्पेंडिंग, फैक्टर्स पेमेंट और स्पेंडिंग का फ्लो. तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, गुड्स जो फिनिश्ड गुड्स है और सर्विसेज मतलब फैक्टर सर्विसेज है, उस फ्लो को हम कहते हैं रियल फ्लो. ठीक है. So real flow refers to the flow of goods and factor services between household sector and firm sector. और दूसरा होता है पेमेंट या स्पेंडिंग, फैक्टर पेमेंट या स्पेंडिंग का जो फ्लो है जिसमें मनी का फ्लो हो रहा है. ठीक है, इन दोनों सेक्टर्स में, तो उसको हम कहते हैं मनी फ्लो. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल. तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एग्रीगेट फैक्टर पेमेंट. तो जो फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होती है और जिसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? फैक्टर पेमेंट के बराबर होगी. क्योंकि हमने उन फैक्टर को यूज़ किया है और उन फैक्टर को यूज़ करने पर जो हम उनका जो मेहनताना या उनकी सैलरी हम उनको दे रहे हैं उसी के बराबर हमारे गुड्स की वैल्यू होगी. सो इन सिंप्लीफाइड इकोनॉमी देयर इज़ ओनली वन वे इन विच द हाउस होल्ड में डिस्पोज ऑफ देयर अर्निंग by spending their entire income to buy the goods and services produced by the firms. Households do not save, they do not pay taxes to the government.
क्योंकि यहाँ पर हम जिस इकोनॉमी मॉडल की बात करते हैं वो टू इकोनॉमी मॉडल है, क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं होगा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी नहीं होगा। ओनली टू सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, जिसको हम प्रोड्यूसर सेक्टर भी कहते हैं। इसलिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज है, वो फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है। द इंटायर इनकम ऑफ द इकोनॉमी देयरफॉर कम्स बैक टू द प्रोड्यूसर्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्स रेवेन्यू। तो यहाँ पर इस इकोनॉमी में कोई लीकेज नहीं है। कहने का मतलब जो फ्लो ऑफ इनकम है वो हाउस होल्ड से फर्म और फर्म से हाउस होल्ड चलता रहता है, लेकिन और उसका कहीं जो पैसा कहीं और दूसरे सेक्टर में नहीं जा रहा है, इसलिए कोई लीकेज नहीं है। सो एग्रीगेट फैक्टर पेमेंट इक्वल टू एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है सिंपल, ये उस क्राइटेरिया पर बेस्ड है कि द वंस एक्सपेंडिचर इज़ द इनकम ऑफ अदर्स। अगर एक आदमी अपना पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है, सपोज आप कंज्यूमर हैं, आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, तो आप परचेज़ करने के लिए पैसा दे रहे हैं। अब वो जो आपका तो हो गया एक्सपेंडिचर, और वो पैसा कहाँ चला गया? जिस प्रोड्यूसर से या सेलर से आपने प्रोडक्ट ख़रीदा उसको वो पैसा चला गया, यानी कि उसकी वो क्या हो गया? इनकम हो गया। तो इस तरह से इस अजम्पशन पर ये बेस्ड है। सो नाउ देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम and related aggregates. First, production method. The production method measures aggregate value of final goods and services. Production method में हम क्या करते हैं? Aggregate value of final goods and services produced. Production method है इसलिए यहाँ पर production की बात हो रही है, ठीक है। तो इकोनॉमी में सभी फर्म्स जो है वो ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है उसको हम मेज़र करते हैं प्रोडक्ट मेथड में। और प्रोडक्शन मेथड का जो दूसरा नाम है वो है वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड है इनकम मेथड। इनकम मेथड मेजर्स एग्रीगेट फैक्टर पेमेंट मेड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर। अब यहाँ पर इनकम मेथड की बात हो रही, तो इनकम जो है वो फैक्टर पेमेंट के रूप में होती है, ठीक है। जो फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में उसको उनका रिटर्न मिलता है, इनकम होती है, तो उसको फैक्टर इनकम कहते हैं। तो इनकम मेथड में हमारा फोकस रहता है फैक्टर इनकम पर, जबकि प्रोडक्ट मेथड में हमारा फोकस रहता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। और थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। सो एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स द एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट मेथड में हम टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट और सर्विसेज की बात कर रहे हैं। इनकम मेथड में हम फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड में हम एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो आई होप नाउ यू हैव क्लियर द 3 मेथड्स। नाउ प्रोडक्शन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सिंपल वर्ड में हम समझेंगे कि प्रोडक्शन मेथड क्या है। So production method is also known as value added method. So we can understand. Let us suppose that there are only 2 kinds of producer in the economy. एक है wheat producer जिसको farmers कहते हैं, एक है bread makers जो bakers हैं। The wheat producers grow wheat and they do not need any input other than human labor. जो farmer हैं उनको human labor के अलावा और कोई input नहीं चाहिए। अब वो क्या कर रहे हैं? They sell a part of the wheat to the bakers. उन्होंने अपना वीट जो है बेकर्स को बेच दिया क्योंकि वो बेकरी में यूज़ होगा एज ए रॉ मटेरियल। द बेकर्स डू नॉट नीड एनी रॉ मटेरियल बिसाइड्स वीट टू प्रोड्यूस ब्रेड। अब जो बेकर्स हैं उनको भी और कोई एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। लेट अस सपोज दैट इन ए ईयर द टोटल वैल्यू ऑफ वीट दैट फार्मर्स हैव प्रोड्यूस इज ₹100। फार्मर्स ने जो प्रोडक्शन किया वीट का उसकी वैल्यू कितनी है? 100। आउट ऑफ दिस दे हैव सोल्ड ₹50 वर्थ ऑफ वीट टू द बेकर्स। अब 100 टोटल उनका प्रोडक्शन हुआ, उसमें से उन्होंने 50 सेल कर दिया किसको? बेकर को। द बेकर्स हैव यूज्ड दिस अमाउंट ऑफ वीट कम्प्लीटली ड्यूरिंग द ईयर एंड हैव प्रोड्यूस्ड ₹200 वर्थ ऑफ ब्रेड। अब उन्होंने 50 रुपये की वीट परचेज करने के बाद उसका उपयोग करके टोटल कितने रुपए की ब्रेड बना ली? 200 रुपये की ब्रेड बना ली, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। अब इस एग्जांपल में हमें ये पता करना है कि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट या प्रोडक्शन कितना है। इफ़ वी फॉलो द सिंपल वे ऑफ एग्रीगेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर्स वी वुड एड ₹200 जो वैल्यू बेकर का प्रोडक्शन है टोटल, एंड ₹100 फॉर फार्मर्स टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन।
सो टोटल जो वैल्यू है आउटपुट वो कितना है 300, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन 300 हो गया, 200 प्लस 100। A little reflection will tell us that the value of aggregate production is not 300, लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखें तो वैल्यू ऑफ जो एग्रीगेट प्रोडक्शन है वो 300 नहीं है। क्यों नहीं है वो हम आगे समझ रहे हैं। द फार्मर्स हैड प्रोड्यूस ₹100 वर्थ ऑफ वीट फॉर विच इट डिड नॉट नीड असिस्टेंस ऑफ एनी इनपुट। अब फार्मर्स ने जो 100 वीट का प्रोडक्शन किया उसमें उन्होंने कोई इनपुट का यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉस्ट की बात नहीं हो रही है। जो 100 रुपीज़ है उसमें आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। सो द इंटायर 100 इज़ राइटफुली द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फार्मर्स, बट द सेम इज़ नॉट ट्रू फॉर द बेकर्स। लेकिन बेकर्स के बारे में ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बेकर्स ने 50 रुपये का वीट परचेज़ किया था ब्रेड के लिए, ठीक है, फार्मर्स से, और 200 रुपये की ब्रेड उन्होंने बना ली, ठीक है। अब जो 200 रुपये की वैल्यू है ब्रेड की, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि पूरा 200 रुपये उनका अपना ही कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, या फाइनल वही वैल्यू ऑफ गुड्स है, आउटपुट है। टू कैलकुलेट द नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द बेकर्स वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ वीट दे हैव बॉट फ्रॉम द फार्मर्स। तो जो 50 रुपये का वीट उन्होंने परचेज़ किया, एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया उसको, उस 200 रुपये के प्रोडक्शन में, वो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 50 रुपये की जो कॉस्ट है, जो वीट है, वो उसका इंटरमीडिएट कंजप्शन है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है। और इफ़ वी डू नॉट दिस वी शैल कमिट द मिस्टेक ऑफ डबल काउंटिंग। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो 50 रुपये की वैल्यू ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। तो 200 रुपये को हम फाइनल गुड्स, जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स नहीं मान सकते जब तक कि हम उसमें से रॉ मटेरियल या आईसी जो 50 रुपये की कॉस्ट है उसको माइनस नहीं करते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ₹50 वीट इज़ काउंटेड ट्वाइस, ठीक है। तो वो 2 बार हो जाएगा, क्योंकि 200 रुपये की वैल्यू में भी वो ऐड है और 50 रुपये वहाँ ऑलरेडी उसमें हमने ले लिए हैं। सो इट विल बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स सेकेंड टाइम। क्योंकि 50 रुपये जो वैल्यू है वो कहाँ ऐड हुई है, वो 100 रुपीज़ में ऐड है ऑलरेडी, ठीक है। 100 रुपीज़ का जो फार्मर्स का आउटपुट है उसमें 50 रुपये वो है ऑलरेडी एडेड। और जब उन्होंने सेल किया उस बेकर्स को, तो फिर अगर वो माइनस नहीं करेगा तो 50 रुपये फार्मर्स की वैल्यू ऑफ आउटपुट में भी ऐड है और 50 रुपये हम बेकर्स की वैल्यू में भी ऐड कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। और जब डबल काउंटिंग होगी तो हमें अपने प्रोडक्ट का, नेशनल इनकम का एक्यूरेट और प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं हो पाएगा। सो नेट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय बेकर्स इज़ 200 माइनस 50। तो 200 में से हम 50 माइनस कर देंगे तो ₹150 जो हो जाएगा नेट कंट्रीब्यूशन बाय बेकर्स होगा। तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस सिंपल इकोनॉमी इज़ ₹100 जो फार्मर का कंट्रीब्यूशन है, प्लस ₹150 बाय नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ बेकर्स। तो हम केवल नेट कंट्रीब्यूशन को ही ऐड करते हैं, आईसी इंटरमीडिएट कॉस्ट या जो इनपुट्स की वैल्यू है, कॉस्ट है, उसको हम माइनस करते हैं। तो टोटल हो गया आपका 250। The term that is used to denote the net contribution made by the firm is called value added। अब ये ध्यान रखना है कि value added क्या है। जो नेट कंट्रीब्यूशन होता है फर्म का, उसको ही हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड। तो सिंपल सा मीनिंग है वैल्यू एडेड मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अपनी इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपको जो मिलेगा उसे हम कहेंगे वैल्यू एडेड। So value added of a firm is value of output produced by the firm minus cost of intermediate goods used। So इसको हमें याद रखना है, ये बेसिक फॉर्मूला है इस मेथड का, जो आगे न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे उसमें ये काम आएगा। सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस एग्जांपल बाय द फॉलोइंग टेबल कि वैल्यू ऑफ आउटपुट फार्मर का कितना है 100, बेकर का कितना है 200। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है, इनपुट्स की कॉस्ट जो है वो फार्मर के लिए 0 है और बेकर के लिए 50 है। तो इस केस में क्या हो गया, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 100 प्लस 200, 300 माइनस आईसी कितना हो गया 50। तो 300 माइनस 50, तो टोटल जो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया वो कितना हो गया 250 हो गया। फार्मर्स का 100 है और बेकर्स का 150। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। व्हाट इज़ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना जिसे हम कहते हैं। This problem arises when the value of same good and services are counted more than once while estimating national income। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं
और ऐसा करते हुए जब हम किसी प्रोडक्ट या आइटम की वैल्यू को एक से अधिक बार गणना में शामिल कर लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, तब उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, हम कैसे इससे बच सकते हैं। फर्स्ट, टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली इग्नोरिंग ऑल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। हमें केवल क्या करना है, ओनली फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ऐड करनी है, जिसमें हमें आईसी यानी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट को क्या करना है, इग्नोर करना है, उसको ऐड नहीं करना है। सेकंड, टेक वैल्यू एडेड एट डिफरेंट स्टेजेस इन प्रोडक्ट प्रोसेस इंस्टेड ऑफ टोटल आउटपुट। हम टोटल आउटपुट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, वैल्यू एडेड लेंगे, और वैल्यू एडेड होता है टोटल आउटपुट माइनस आईसी। तो सिंपल सा मीनिंग यही है कि हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए इस मेथड में क्या करना है, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन को ऐड नहीं करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड। जो आपका प्रोडक्ट मेथड है या वैल्यू एडेड मेथड है, उसमें क्या स्टेप हो सकता है, बिकॉज दिस इज द मेथड विच मेजर्स द value of output produced by each firm in all the sectors of the economy during the year. So value of output is the market value of goods and services produced by a firm during an accounting year. तो अब सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कई तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में आपको आउटपुट प्रोड्यूस इन यूनिट्स दिया हुआ है और उसकी प्राइस पर यूनिट दी हुई है या मार्केट प्राइस दी हुई है, तब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्रोड्यूस्ड इनटू मार्केट प्राइस, सिंपल P इंटू Q। अगर कोई फर्म है, उसका कोई इनिशियल अनसोल्ड स्टॉक जो है वो नहीं है, या आपको सेल्स दे रखी है और क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तब वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का जो फॉर्मूला होता है वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। अब सेल्स जो है वो दो तरह से हो सकती है, या तो हम P इंटू Q करें, प्राइस और आउटपुट को मल्टीप्लाई करें, या फिर अगर आपको ये नहीं दिया है, इट मीन्स वहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स और एक्सटर्नल सेल्स दी हुई होगी। डोमेस्टिक सेल्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू डोमेस्टिक बायर्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय दैट फर्म और प्रोड्यूसर। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तब हमें टोटल सेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो इफ़ ए फर्म हैड सम अनसोल्ड स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर फर्म के पास कोई अनसोल्ड स्टॉक बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है, यानी कि कोई ओपनिंग स्टॉक है, तब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला वही है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। भाई साल के अंत में जो उसके पास स्टॉक रहेगा वो क्लोजिंग स्टॉक है, और स्टार्टिंग में या बिगिनिंग में जो स्टॉक रहेगा वो ओपनिंग स्टॉक है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से हम ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन स्टॉक या नेट चेंज इन स्टॉक। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक या चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि सपोज ए फर्म हैड अनसोल्ड स्टॉक वर्थ ₹100 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ड्यूरिंग द ईयर इट प्रोड्यूस ₹1000 वर्थ ऑफ गुड्स, तो ये हो गया टोटल आउटपुट। ठीक है, 1000 बाय यूजिंग रॉ मटेरियल अदर इनपुट्स। अब इसमें आईसी जो है वो कितना हो गया, 400 हो गया, क्योंकि रॉ मटेरियल और इनपुट की कॉस्ट आईसी होता है। एंड मैनेज टू सेल 100। अब 1000 वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, आईसी कितना हो गया, 400 हो गया। अब उसमें से उसने टोटल कितना बेच दिया, 800 बेच दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यानी कि साल में उसके पास कितना बचेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस माइनस सेल्स। ओपनिंग स्टॉक 100 था प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट उसने प्रोड्यूस किया 1000, अब उसने टोटल कितना बेच दिया, 800 का बेच दिया। तो 100 प्लस 1000 माइनस 800 यानी कि 300। अब क्लोजिंग स्टॉक उसके पास रहा 300, साल के अंत में उसके पास जो स्टॉक बचा वो बैलेंस में 300 है। अब चेंज इन स्टॉक अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला उसका है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग हो गया 300 और ओपनिंग कितना था आपका 100, तो चेंज इन स्टॉक हो गया ₹200। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आपको ये ध्यान रखना है कि ये बेसिक फॉर्मूला कि जब हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है तो आप सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे, और सेल्स और चेंज इन स्टॉक दोनों उसमें एडेड होती हैं। वैल्यू एडेड एंड GDP MP
को कैसे कैलकुलेट करना है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है वो रॉ मटेरियल और रॉ इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट्स की प्राइस को कहते हैं हम। वैल्यू एडेड या GVAMP ऑफ ए फर्म अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, चाहे वो GVAMP ऑफ ए फर्म हो या सिंपल GVAMP हो या वैल्यू एडेड ऑफ ए फर्म हो, हमें सिंपल सा चीज़ याद रखनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी करना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हम P इंटू क्यू भी कर सकते हैं, या फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी होता है। ठीक है, और सेल्स निकालने के लिए P इंटू क्यू कर सकते हैं, और साथ में डोमेस्टिक सेल्स प्लस जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सेल्स भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। GDP-MP is the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year। अब GDP-MP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक इकोनॉमी में, एक फाइनेंशियल ईयर के ड्यूरेशन में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है मार्केट प्राइस पे, उसको हम GDP-MP कहते हैं। सो ऑल प्रोडक्शन डन बाय नेशनल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री गेट्स इंक्लूडेड। ठीक है, तो इसमें हम दोनों का कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे, वेदर इट इज़ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, बिकॉज यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है, regardless of whether that production is owned by local company or foreign country. So everything is included in market price. So now question comes, why is GDP-MP called gross? GDP-MP is final product value at market price. This is what buyers pay. GDP-MP जो प्राइस है वो कौन पे करता है? बायर्स। जब हम कोई प्रोडक्ट बाजार से खरीदते हैं तो हम मार्केट प्राइस पे ही उसको परचेज करते हैं। बट दिस इज़ नॉट व्हाट प्रोडक्शन यूनिट्स एक्चुअली रिसीव। लेकिन प्रोड्यूसर जो है उतना उनको नहीं मिलता है जो बायर्स पे कर रहा है। आउट ऑफ व्हाट बायर्स पे द प्रोडक्शन यूनिट्स हैव टू मेक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज सेल टैक्स। उनको वो पूरा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन में उनको डेप्रिसिएशन की कॉस्ट भी बियर करनी होती है, साथ ही जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट उन पर इम्पोज करती है प्रोडक्शन पे या सेल्स पे, वो भी उनको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो ये दोनों चीज़ें माइनस होके जो उनके पास बचता है वही उनको एक्चुअली रिसीव होता है, जो प्रोड्यूसर्स की इनकम हो सकती है। सो दिस इज एक्सप्लेन वाई GDP-MP इज कॉल्ड ग्रॉस। इट इज़ कॉल्ड ग्रॉस बिकॉज नो प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर डेप्रिशिएशन। ठीक है, डेप्रिशिएशन का कोई प्रोविज़न नहीं है, उसकी कोई अलग से प्राइस कोई पे नहीं करता है। और चूँकि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन में मशीन्स का यूज़ करते हैं, कैपिटल प्लांट्स को यूज़ करते हैं, तो वो कॉस्ट उनके पार्ट पे बियर होती है। इसलिए जो ग्रॉस है, जो आपकी मार्केट प्राइस है फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट की, उसमें डेप्रिसिएशन एडेड होता है। अगर हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर लें GDP से तो ये बन जाएगा NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो डेप्रिसिएशन डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ एनीबडीज इनकम। अब GDP-MP को हम मार्केट प्राइस ही कहते हैं क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो गवर्नमेंट के पार्ट में जाते हैं, उनको उसकी पे करना होता है गवर्नमेंट को प्रोड्यूसर के द्वारा। और पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट इज़ ए ट्रांसफ़र पेमेंट एज नो गुड और सर्विस इज प्रोवाइडेड इन रिटर्न। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स है, चाहे GST की हम बात करें, ये क्या है? ट्रांसफ़र पेमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट कोई सर्विस नहीं दे रही है, वो वन साइडेड पेमेंट है, तो वो ट्रांसफ़र इनकम है गवर्नमेंट के लिए। And indirect taxes are deducted from GDP-MP to calculate what production units actually receive। तो वो ट्रांसफ़र इनकम माइनस होके जो बचता है वो उसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस होता है और इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट भी माइनस होता है, और उसके बाद जो बचता है वो प्रोडक्शन यूनिट की नेट इनकम या नेट उनका रिटर्न होता है। जैसे समटाइम्स क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी भी देती है, तो उस केस में जो सब्सिडी होती है वो भी क्या होती है, वो प्रोड्यूसर्स को जाती है, तो उसको हम ऐड कर देते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट जो होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी जब हम करते हैं तो हमें मिलता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसीलिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं जब हमें किसी चीज़ को फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट करना होता है, तो मार्केट प्राइस में से हम उसको NIT को माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें NDP-FC चाहिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए, और हमारे पास GDP-MP है, तो GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ग्रॉस जो है वो नेट में कन्वर्ट हो जाएगा,
माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है प्रोड्यूसर, इसलिए वो माइनस हो जाएगा, प्लस सब्सिडी गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर को, इसलिए सब्सिडी यहाँ पर प्लस हो रही है क्योंकि वो प्रोड्यूसर के पास जा रही है। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कहें तो NIT हो जाता है, ठीक है। तो ये बात वही है कि GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। सो NDPFC इज द अर्नड इनकम बाय द factors of production in the form of wages, profit, rent, interest within the domestic territory of a country. This is also called domestic income because this is the income generated within the production process in the domestic territory of a country. तो NDPFC जो है वो domestic income इसलिए कहलाती है because it is the factor income generated within the domestic territory of the country. अब नेक्स्ट जो आपका आता है कंसेप्ट वो है NNPFC, जिसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का फॉर्मूला है NNPFC इज इक्वल टू NDPFC प्लस NFI। NFI हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, ठीक है। अगर हम डोमेस्टिक इनकम में NFI ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, NNPFC, ठीक है। NNPFC इज इक्वल टू, अगर हमें GDP MP से निकालना है तो GDP MP में सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तो G हो जाएगा M, और FC चाहिए MP के लिए तो हम उसमें क्या करेंगे, NIT माइनस कर देंगे तो MP FC में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर नेट नेशनल, जो बीच में नेशनल है N, सेकंड N है, वो नेशनल को डिनोट करता है, और नेशनल के लिए हमें NFI क्या करना होता है, ऐड करना होता है। इसलिए फॉर्मूला ऐसे बनता है GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT प्लस NFI। इसी तरह से अगर आपको NNPFC निकालना है और आपके पास GDP MP है तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस प्लस NFI। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया है कि नेट प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। NNPFC is the sum total of income earned by the all factors of the production in the form of wages, profit, rent and interest during a year belongs to a country. So national product is not bound by production in the national boundary. तो national product या national income जो है वो ज़रूरी नहीं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में ही हो, वो डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर भी हो सकता है। बस यही हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो इनकम है, कौन अर्न करेगा, ओनली नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में करे या उसके बाहर करे। अब यहाँ पर टॉप टिप में देखिए, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करेंगे, फॉर्मूला कैसे बनेगा, एक एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका ये एक्सप्लेनेशन है, बहुत सिंपल है। इसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर राइट करके आप इसको लर्न करें, सिंपल है। ग्रॉस अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन प्लस होता है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन एडेड होता है। तो अगर आप ग्रॉस से नेट पे जाना चाहते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस। और एरो देखिए आप, अगर आप नेट से ग्रॉस पे जाना चाहते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, प्लस। इसी तरह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस होता है NFI। अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना चाहते हैं तो NFI क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और अगर आप नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना चाह रहे हैं तो NFI क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से MP और FC, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस होता है NIT। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और उसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर आप MP से FC पे जाएंगे, ठीक है, तो माइनस NIT होगा, और अगर आप FC से MP पे जाएंगे तो प्लस NIT होगा। So this is the very basic or conversion formula of all national income related aggregates, and which we will use in all three methods. So it is very important, and learn it and practice it. So that's all for today. I hope you have now understood all the basic concept in this topic. So thank you. That's all for today, and we will meet in next video. Thank you. Have a nice day.